हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। वेल्च सिमुलेशन में हमारा सबसे पहले मैट्रिक्स एसिडाइजेशन। मेरा मैट्रिक्स एसिडाइजेशन क्या रहता है, ठीक है। मैट्रिक्स एसिडाइजेशन देखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे और बेसिकली इस पे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं ना, वो सभी गेट ने पूछ लिया जो इसके बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। पर वो सारे न्यूमेरिकल गेट में आ चुके हैं, तो अगर आएंगे तो रिपीटिव ही रहेंगे, तो बहुत अच्छा स्कोरिंग पार्ट है, ये छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट ने इसमें पूछ ही लिया, सब कुछ ही पूछ लिया तकरीबन जो मेरा एसिडाइजेशन में रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा मैट्रिक्स एसिडाइजेशन क्या रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेरा वेल्च सिमुलेशन में हम जैसे हाइड्रोफ्रैक में जो मेरा डैमेज होता था, नियर वेल बोर डैमेज, जिसको बाईपास करते थे, इसमें एक तरह से ट्रीट करते हैं, एसिड डालते हैं और एसिड से क्या डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस डैमेज जोन को। उस डैमेज जोन को मेरा रिएक्ट मतलब ट्रीट करते हैं एसिड से। एसिड से ट्रीट करने के बाद मेरा क्या होता है, वो फॉर्मेशन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पोर्स जो होते हैं ना, मेरी पोर्स होते हैं जो मेरे डैमेज जोन के, वो खुल जाते हैं और वापस से ऑयल एंड गैस फ्लोस में फ्लो होने लग जाता है एफिशिएंटली, दैट इज परमेबिलिटी मेरी इंक्रीज हो जाती है। तो उसको बोलते हैं मेरी मैट्रिक्स एसिडाइजेशन। एसिडाइजेशन एसिड मेरी कौन सी रहती है, HCl, HF या एसिटिक, मतलब एसिड्स रहती हैं। ये पढ़ेंगे हम कौन कौन सी किस में डालते हैं, कैसे डालते हैं, ठीक है। तो वो एसिड्स हम इंजेक्ट करते हैं, वो मेरी फॉर्मेशन में जाती है, फॉर्मेशन के साथ रिएक्ट होके वो उसकी क्या परमेबिलिटी निकालती है, ये स्टिमुलेशन जॉब होती है, इससे मेरी परमेबिलिटी बढ़ती है और स्किन क्या होती है, नेगेटिव में जाती है, जिससे बेसिकली मेरा जो फ्लो है रिजर्वोयर से एफिशिएंटली मैं ले सकूं और मेरे को डैमेज मेरा कहाँ पे आता है, डैमेज वही मेरा मेनली ड्रिलिंग के वक्त सबसे ज़्यादा होता है। बेंटोनाइट रहता है उसमें, जो फॉर्मेशन में जाके इन्वेजन वगैरह करता है, वहाँ से मेरा डैमेज होता है। चलो वो तो पढ़ लिया हमने, उसके बारे में डिस्कस करें। अभी देखते हैं मेरा कितने टाइप की एसिडाइजेशन रहती है। मैं दो टाइप की एसिडाइजेशन क्लासीफाई करता हूँ। एक क्लासीफाई करता हूँ मैट्रिक्स एसिडाइजेशन और एक फ्रैक्चर एसिडाइजेशन, ठीक है। मैट्रिक एसिडाइजेशन होती है मेरी, जिसमें मेरा जो प्रेशर है ना, पी फ्रैक्स से कम रहता है। मतलब फ्रैक्चर प्रेशर से मेरा जो इंजेक्शन प्रेशर है ना एसिडाइजेशन में, वो कम रहता है। इंजेक्शन प्रेशर मेरा कम रहता है फ्रैक्चर प्रेशर से, यानी कि मेरी जो एसिड में इंजेक्ट कर रहा हूँ ना, वो फॉर्मेशन को फ्रैक्चर नहीं करेगी, वो सिंपल मेरी फॉर्मेशन के अंदर, पोर्स के अंदर जाके रिएक्ट करेगी। दूसरी रहती है मेरी फ्रैक्चर एसिडाइजेशन। इसमें जो मेरा इंजेक्शन प्रेशर रहता है ना, वो ज्यादा रहता है फ्रैक्चर से, यानी जो मेरा एसिड जाएगी ना, वो फॉर्मेशन को क्या फ्रैक्चर भी कर देगी, ज्यादा फ्रैक्चर भी कर देगी, टू क्रिएट अ पाथ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स एसिडाइजेशन बेसिकली मैं सैंडस्टोन में करता हूँ, कार्बोनेट में भी करता हूँ, वो मोल्स क्रिएट करने के। पर जो मेरी फ्रैक्चर एसिडाइजेशन है बेसिकली मेनली ये मेरी दोनों में होती है। ये मेरी मेनली कार्बोनेट में होती है, क्योंकि कार्बोनेट हमें इट्रोजीनियस ज़्यादा रहता है, होमोजीनियस परमेबिलिटी रहती, तो उसमें फ्रैक्चर पार्ट मतलब फ्रैक्चर करने के लिए मैं मेनली ये यूज़ करता हूँ, फ्रैक्चर एसिडाइजेशन कार्बोनेट में। ऊपर वाली दोनों में होती है, ये सैंडस्टोन में नहीं होती। सैंडस्टोन में क्योंकि होमोजेनियस फॉर्मेशन रहती है, ये मेरी होती है किसमें, कार्बोनेट वाले में, ठीक है। तो मैट्रिक एसिडाइजेशन सिंपल, जाके मेरी एसिड जाएगी, फॉर्मेशन को जाके क्या कर देगी, ट्रीट कर देगी। फ्रैक्चर एसिडाइजेशन में ना जो फॉर्मेशन होती है उसको फ्रैक्चर करेगी और इचिस बोलते हैं इन्हें, इचिस क्रिएट कर देगी। इचिस यानी कुछ ऐसे जिग जैग, मतलब खुरदरापन सा फॉर्मेशन पे क्रिएट कर देगी, ताकि अब इसमें हम ग्रेवल तो पंप नहीं कर रहे, प्रोपेंट तो पंप नहीं कर रहे, ताकि जब ये फॉर्मेशन बंद होगी ना, ये जब फॉर्मेशन बंद होगी तो कुछ इस तरह से और इस तरह से ऐसे बंद होगी, यानी कि मेरा बीच में स्पेस बन जाएगा जहां से मेरा फ्लो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इचिस, यानी खुरदरापन सा क्रिएट कर देती है। तो मेरी ये डायग्राम बना लेना कि इस चीज कुछ इस तरह का आइडिया रह जाएगा, रिवीजन के टाइम पे देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो दो तरह की हो गई मेरी, एक मैट्रिक्स एसिडाइजेशन होगी, एक फ्रैक्चर एसिडाइजेशन हो गई, ठीक है। किस लिए करते हैं हम एसिडाइजेशन, टू ट्रीट द डैमेज। अब पढ़ते हैं मेरा मैट्रिक्स एसिडाइजेशन क्या होती है। सिंपल से है, व्हाट इज माय मैट्रिक्स एसिडाइजेशन, ठीक है।
मैट्रिक्स एसिडाइजेशन में मेरा क्या बोला, जो फ्रैक्चर प्रेशर है वो इंजेक्शन प्रेशर से कम रहेगा। इसमें सिंपल हम अपनी एसिड वेलबोर के अंदर डाल रहे हैं जो फॉर्मेशन से जाके रिएक्ट कर रही है, उसको फ्रैक्चर नहीं कर रही और उसको क्या उसके पोर्ट्स वगैरह ओपन कर दे रही है, उसमें डिसोल्व कर दे रही है। ठीक है, मैट्रिक्स एसिडाइजेशन में मैं मेनली HCl या HF यूज करता हूं। ठीक है, या इसको ऐसे लिखो HCl प्लस HF इन केस ऑफ सैंडस्टोन, वेयर एज HCl इन केस ऑफ कार्बोनेट रॉक्स और डोलोमाइट। ठीक है, कार्बोनेट मेरी कौन सी रहती है, कार्बोनेट वो रहती है जिसका ये फॉर्मूला रहता है CaCO3। अगर इसमें मैग्नीशियम आ जाए CaMgCO3 ट्वाइस, ये मेरा डोलोमाइट रहता है। ठीक है, तो HCl मेरी बेसिकली ये कार्बोनेट रॉक होती है, कार्बोनेट, और ये मेरी डोलोमाइट, लाइमस्टोन डोलोमाइट। कार्बोनेट, ये कार्बोनेट रॉक होती है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। ये अपनी किस्में जो आप एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट होगा उसमें पढ़ोगे कि मेरी रॉक टाइप्स कितनी कितनी तरह के। तो बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर मेरा सैंडस्टोन को ट्रीट करने के लिए होता है। और HCl, इसमें मैं HF यूज नहीं करता। ठीक है, अगर HF यूज करूँ ना, मैं HF मैं क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि मेरी ना इसकी जो रिएक्शन होती है ना CaCO3 प्लस HF, ये मेरी क्या बना देती है, ये बेसिकली मेरे प्रेसिपिटेट आउट कर देती है। क्यों नहीं यूज करता, यहां से लिखता हूं साफ साफ, CaCO3 प्लस 2HF will react to form CaF4, F4 होगा ना, हाँ F4, 2 पॉजिटिव है ना ये, CaF4 प्लस 2H2O प्लस CO2। एक सेकेंड रिएक्शन चेक कर लेता हूँ मैं, बैलेंस है नहीं, CaF2 होगा ये, F2, वही मैं सोच रहा था, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है ना, CaF2 प्लस H2O प्लस CO2, हाँ ठीक है, Ca2 पॉजिटिव और F नेगेटिव होता है, -1 होता है जो इसकी वैकेंसी रहती है। तो ये रिएक्शन रहती है बेसिकली, इसके मेरे पीपीटीज बन जाते हैं। अगर मैंने HF एसिड डाल दी किसमें, कार्बोनेट वाली रॉक में, तो ये मेरी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा कैल्शियम CaF2, ठीक है, कैल्शियम डाइफ्लोराइड मेरे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे इसके, और ये मेरी फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देंगे। जो मेरे पोर्स होंगे ट्रीट करने के बजाय ये प्रेसिपिटेट्स मेरी फॉर्मेशन को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर दें। तो कभी भी मेरी कार्बोनेट रॉक में ये 2HF नहीं जाता, ठीक है, मतलब ये HF वाली एसिड नहीं डालता मैं, सिर्फ HCl डालता हूं। इतना क्लियर, HCl में HF HCl, ठीक है। इसकी बेसिकली अब हम रिएक्शन देख लेते हैं, भाई मेरी रिएक्शन कौन कौन सी होती है, अगर मैं कैसे कैसे डालता हूँ, ठीक है। रिएक्शन कौन कौन सी करता है, क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इस साल गेट 2020 में क्वेश्चन आया था, उसमें रिएक्शन अपने आप देखनी थी, रिएक्शन बैलेंस करके फिर उसका मोल्स वगैरह डिसाइड अपने आप हो रहा था। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी ना, ये बैलेंस करनी आनी चाहिए, Ca2 पॉजिटिव CaF2। कि कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक जो मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी नीचे, और एक जो अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो वाली, जो मेरी रिएक्शंस होती हैं। तो मेरी जो सैंडस्टोन के साथ होगी बेसिकली क्वार्ट्ज के साथ रिएक्शन रहती है, उसमें मेरा SiO2 रहता है। तो ये HF के साथ जो मेरा ये क्वार्ट्ज होता है ना हमेशा, यानी कि जो सिलिका वाला पार्ट रहता है वो हमेशा HF के साथ रिएक्ट करता है, 4HF, ठीक है, ये 2 बैलेंस करके। तो ये मेरी पहली रिएक्शन हो गई, सिलिका SiO4 F4, ये भी मेरा 2HF के साथ रिएक्ट करके H2SiF6, मतलब ये वाला पार्ट और आगे जाके रिएक्ट हो जाता है इससे, तो ये बन जाता है मेरा, ठीक है। सिंपल सी है। अगर 11th क्लास में
तो इसकी मैं टोटल रिएक्शन भी लिख सकता हूँ कि मेरी क्या बनेगी, SiO2 प्लस 6HF विल गिव यू H2SiF6 प्लस 2H2O। एट द एंड ये वाली रिएक्शन देगा मेरे को। तो ये मेरा क्वार्ट्ज के साथ रिएक्शन जो कि HF करता है, ठीक है। ये पहली रिएक्शन हो गई मेरी, ये लिख लो अपनी कॉपी में, ओके। ये कैसे है इक्वेशन, ये इक्वेशन को ना एज ए ट्रीट करो, ये 11th क्लास या 12th क्लास में रिएक्शंस केमिकल पढ़ी होगी, अलजेब्रिक की तरह ट्रीट करो। इसमें मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये 4 + 2 6 हो गया SiO2, और ये बच्चा मेरा H2F से, और ये प्लस 2H2, सिंपल, ठीक है। ये हो गई मेरी एक रिएक्शन। अब दूसरा है मेरा कैल्साइट के साथ कैसे रिएक्ट करती है। कैल्साइट के साथ मेरा HF रिएक्ट नहीं, जो मेरे कार्बोनेट रोक रहते हैं उसके साथ HCl यूज करता हूँ, यानी CaCO3 प्लस 2HCl विल गिव यू CaCl2 प्लस H2O CO2। हाँ, ये रिएक्शन बनेगी ना, CaCO3 प्लस 2HCl, हाँ ये वाली बनेगी। तो ये वाली रिएक्शन हो गई मेरी किसके साथ, कैल्साइट के साथ। मेरी जो कार्बोनेट रॉक है बेसिकली लाइमस्टोन है, वो ऐसे रिएक्ट करता है। HCl अगर मैं डालूंगा तो ये फॉर्म में बनता है, ये मेरा फ्लो बैक हो जाता है, प्रेसिपिटेट नहीं होता है, ठीक है। सेकंड डोलोमाइट में मेरा क्या, जो फॉर्मेशन रहती है उसमें एक मैग्नीशियम आ जाता है CaMg। अब ये दोनों 2 पॉजिटिव है, तो इसके साथ Ca3 मेरा 2 नेगेटिव है, तो ये ट्वाइस होएगा, ऐसे ही होगा ना, हाँ ट्वाइस होगा, ठीक है। कैल्शियम 2, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव रहता है ना ये चार्ज, और ये मेरा 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो ऐसे बैलेंस करते हैं ना, वैलेंसी क्या बोलते थे ना। तो ये मेरा डोलोमाइट हो गया। इसकी डोलोमाइट की रिएक्शन होगी मेरी CaMg CO3 ट्वाइस प्लस, अब ये देखो इस साल गेट 2020 में यही पूछा था, ये वाली रिएक्शन आधे बंदों को नहीं पता थी, तो उलझ गए। सिंपल था, अगर नहीं भी मेरे को भी नहीं पता थी, तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाला पार्ट लिखा, ये वाला पार्ट लिखा हुआ, तो मेरे को पता था डोलोमाइट का ही है। और जिनको भी नहीं पता था वो भी गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था भाई डोलोमाइट मेरा ये रहता है, यही वाली पता नहीं ऐसे कुछ था, यही गिवन था, फॉर्मेशन का नाम गिवन था, डोलोमाइट ने लिखा था CaMg CO3 ट्वाइस, ऐसे कुछ गिवन। तो बेसिकली मैंने ये रखा, और मेरे को पता था HCl के साथ ही रिएक्शन होगी, HCl के साथ रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा प्लस MgCl2 बनेगा, और एक्स्ट्रा क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा। अब कितने Cl कितने लग रहे हैं मेरे, 2 2 4 HCl लग रहे हैं, यानी कि 4, ये मेरा ट्वाइस हो जाएगा, 2 2 जा 4 H2O, 2 2 जा 4 MgCl2 CaCl2, और प्लस ट्वाइस CO2 हो जाएगा, 3 2 जा ट्वाइस CO2, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 O3 6, हाँ। तो ये वाली रिएक्शन है 4 2 2, हाँ। तो ये वाली रिएक्शन हो गई मेरी किसकी, डोलोमाइट की। ये आपको क्या पता होनी चाहिए, रिएक्शन करनी आनी चाहिए, बेसिकली याद करने वाली बात नहीं है। आपको अगर कुछ पेपर में आता है ये, तो ये लिख के ये वाली लिखना आना चाहिए खुद से, CaCl2। तो ये मेरी किसकी हो गई, डोलोमाइट की हो गई, ठीक है। और एक आता है मेरा साइडराइट, जो कि मेरी आयरन वाली फॉर्मेशन रहती है। मेन मेरी यही थी, सैंडस्टोन और डोलोमाइट की। एक मेरी साइडराइट करके आती है एक फॉर्मेशन, साइडराइट, उसकी रिएक्शन रहती है Fe, ये फॉर्मेशन रहती है उसकी FeCO3। इसमें अगर मैं HCl डालूंगा, 2HCl विल गिव मी FeCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर, ये अपनी साइडराइट की रिएक्शन हो गई। और भी रिएक्शंस हैं,
और भी रिएक्शन है जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट यही है। वो नीचे वाली भी इंपॉर्टेंट थी जो मेरी सिलिका वाली, क्योंकि मेरी वो सैंडस्टोन में रहता है, SiO2 क्वार्ट्स वाला, दूसरा लाइमस्टोन, तीसरा डोलामाइट। ये इंपॉर्टेंट है मेरी तीनों। साइडाइड भी मेरी कम इंपॉर्टेंट है, पर मैंने लिखवा दी है जो मेन इंपॉर्टेंट है। और भी इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें कि बेसिकली ये वाली इंपॉर्टेंट है और ये आपको करनी आनी चाहिए पेपर में कि कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। याद करने वाली नहीं है वो। तो ये मेरी थी सिंपल रिएक्शंस, ठीक है। अब मैं देखता हूं, अब मैं देखूंगा मेरा, ये मेरे को पता लग गई कैसे रिएक्ट करती है। मेरी कोई भी एसिड जा रही है, HCl बेसिकली जा रही है मेरी कार्बोनेट्स में, और HF मेरी जा रही है जो सैंडस्टोन में। तो कैसे रिएक्ट करती है अभी ये देखेंगे। तो सबसे पहले अपनी सैंडस्टोन एसिडाइजेशन देखते हैं, सैंडस्टोन एसिडाइजेशन, जिसमें मैं मिक्सचर डालता हूं HCl और HF का। SST मतलब सैंडस्टोन एसिडाइजेशन, ये सब पार्ट है इसका। रिएक्शन के बाद लिखना, एक टॉपिक बनाना सैंडस्टोन एसिडाइजेशन, ठीक है। इसमें मैं बेसिकली HCl और HF का मिक्सचर डालता हूं। अब देखो, इसमें सबसे पहले मैं डालता हूं प्री फ्लश, ठीक है। प्री फ्लश में मैं सिर्फ HCl डालूंगा, सिर्फ HCl। इसका एक रीजन है, 15% HCl, ये डिसाइडेड है भाई इतनी % HCl कंसंट्रेशन में डालनी होती है मेरे को प्री फ्लश, ये स्टैंडर्ड होते हैं। हम HCl ही क्यों डालते हैं सबसे पहले, HCl और HF क्यों नहीं डालते? इसका रीजन है, अगर मेरा नीचे फॉर्मेशन में कार्बोनेट प्रेजेंट हुआ ना तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले सिर्फ HCl डालता हूँ प्री फ्लश में। प्री फ्लश में HCl मैं इसलिए डालता हूँ, अगर कार्बोनेट हुआ तो मेरा वो इसके साथ ही रिएक्ट होके वो CaCl2 बन के वो निकल जाएगा, पहले ही निकल जाएगा मेरा HF जाने से पहले। क्योंकि अगर HF गया और वहां पे कार्बोनेट रोक के साथ रिएक्ट हुआ तो मेरा वो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा पोर को। इसके बाद आता है मेरा मिड फ्लश। इसमें मैं क्या बेसिकली अपनी मिक्सचर डालता हूँ, 3% HCl और 3% HF प्लस 12% HCl। इसको मैं मड एसिड बोलता हूँ। ये मेरी अलग अलग कन्फिग्रेशन में भी रहती है, जरूरी नहीं है ये डालना, पर मेनली ये याद रखना है आपको 3%। इसको मैं, इसका नाम है मेरा मड एसिड बोलता हूँ मैं। तो इसमें जो HF होता है ना, ये मेरा सिलिका, जो मेरा सैंडस्टोन में क्वार्ट्स होता है उससे रिएक्ट करता है और मेरा फॉर्मेशन से रिएक्ट करके उनके पोर्स को ओपन करता है। मड एसिड ये अलग अलग उसमें भी रहती है, आप बुक में पढ़ोगे ना, ये बहुत तरह के अलग अलग तरीके से रहती है। वो मेरी किस पे डिपेंड करता है, अगेन फील्ड पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी % कंसंट्रेशन लूँ कितनी नहीं लूँ। स्टैंडर्ड मेरा यही रहता है, प्री फ्लश, मिड फ्लश और लास्ट होता है मेरा पोस्ट फ्लश। पोस्ट फ्लश में बेसिकली 5% HCl या फिर डीजल वगैरह कुछ डाल देता हूँ, ताकि जो मेरी एसिड जो रिएक्ट हुई है ना वो निकल जाए एक तरह से। सब लास्ट में जैसे मैंने एसिड से रिएक्ट करी तो एक तरह से धुलाई हो जाए फॉर्मेशन की क्या हो जाए, एक तरह से क्लीन हो जाए पूरी अच्छी तरह से। या तो 5 कम कंसंट्रेटेड एसिड डाल दो या डीजल डाल दो या कुछ डाल दो, जिससे मेरी उससे वेटेबिलिटी, डीजल वगैरह डालने से मेरी ऑयल है तो ये वेटेबिलिटी क्या गेन कर देगा। वो वेटेबिलिटी अगर चेंज हुई होगी, अल्टर हुई होगी, तो उसको वेटेबिलिटी भी बेसिकली एक तरह से उस फॉर्मेशन को क्लीन कर देगा, आप ये सोच लो, ठीक है। तो 5% HCl या डीजल या कुछ ऐसे करके डालते हैं, ये अलग अलग रहता है पोस्ट HCl। मेनली अगर आपको कोई पूछे तो आप बोल देना 5% HCl डालते हैं मेरे पोस्ट फ्लश में, ओके। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, पर 5% HCl। तो ये मेरे 3 तरह के होते हैं मेरे किसके, सैंडस्टोन एसिडाइजेशन। सबसे पहले मैं प्री फ्लश डालूंगा 15% HCl, फिर मड एसिड, और फिर अपना जो एंड में पोस्ट फ्लश। तो ये मेरे प्री फ्लश हो गए, मिड फ्लश और पोस्ट फ्लश हो गया, ठीक है। और ये मिड फ्लश हो गया, ठीक है। इसको मेन फ्लश भी बोलते हैं, मेन फ्लश, क्योंकि मेनली मेरा सैंडस्टोन में सिलिका रहता है और मेन रिएक्शन इसी में ही होती है।
जो मेरी HF की होती है, जो मेन रिएक्शन होती है इसी में ही होती है। वो तो मेरा जो HCl होता है वो उसको मैं कार्बोनेट को ट्रीट करने के लिए डालता हूँ। तो ठीक है, प्री फ्लश, मिड या मेन फ्लश और फिर पोस्ट फ्लश। ठीक है, अब देखो, अब जो मेरा ये है ना प्री फ्लश, इसकी वॉल्यूम कैलकुलेशन में आती है मेरी। इसकी वॉल्यूम मैं कैलकुलेट करता हूँ, प्रिडिक्ट करता हूँ भैया मैं कितना डालता हूँ, इसी पे न्यूमेरिकल बनता है कि मेरा वॉल्यूम ऑफ प्री फ्लश। इस पे न्यूमेरिकल आ चुका है मेरा, गेट 2018 में न्यूमेरिकल आया था, उसमें आया पूछा था उसने वॉल्यूम ऑफ प्री फ्लश मेरे को कैलकुलेट करना है कि कितना बनता है। ठीक है, इस साल न्यूमेरिकल आया था वो डिसॉल्विंग पावर का आया था, वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर, वो भी उसी के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो अब हम वही देखेंगे हमारा डिसॉल्विंग पावर्स और वॉल्यूम कितना पंप करना होता है मेरे को। ठीक है, मतलब कितना वॉल्यूम इंजेक्ट करना होता है मेरे को टू ट्रीट द फॉर्मेशन प्री फ्लश ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सैंडस्टोन में। तो अभी मैंने देख लिया, मैंने प्री फ्लश, मेन फ्लश और मिड फ्लश, पोस्ट फ्लश, उसके बाद पोस्ट फ्लश। ठीक है, तो अब देखो मैं सबसे पहले देखूंगा मेरी ग्रेविमेट्रिक पावर, ग्रेविमेट्रिक पावर, डिसॉल्विंग पावर। ठीक है, सिंपल बेसिक से ये मेरा किससे डिनोट होता है, ये मेरा बीटा से डोनेट होता है, बीटा से। ये रहता है मेरा इक्वल टू Ca म्यू m मॉलिक्यूलर वेट, mw मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिनरल है, और म्यू एसिड ये मेरा क्या हो गया, म्यू एसिड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये मेरा मॉलिक्यूलर वेट हो गया, और ये मेरा मिनरल का जो आ गया कोफिशिएंट, जो उस मिनरल का जो मेरा रिएक्शन, फॉर एग्जांपल CaCO3 प्लस 2HCl विल गिव मी CaCl2 प्लस H2O एंड CO2। ठीक है, तो जो मेरा मॉलिक्यूलर इसका कोफिशिएंट 1, म्यू m इसमें इस रिएक्शन में 1 के इक्वल है, और म्यू एसिड इस रिएक्शन में किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये मेरी क्या हुई, ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर। ठीक है, तो बीटा इजकल टू Ca, इसके स्पेलिंग चेक कर लेना, ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर, बीटा इजकल टू Ca म्यू m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ m म्यू एसिड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। रिएक्शन ऐसे। अब अगर मेरी दूसरी रिएक्शन रहेगी, मान लो CaMg CO3 ट्वाइस प्लस 4HCl will give me CaCl2 plus MgCl2 plus 2H2O, 2H2 again, हाँ, प्लस 2CO2। तो इसमें मेरी जो म्यू m रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 1। म्यू m तो 1 ही है क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। तो म्यू एसिड अब पहले 2 था, अब इस रिएक्शन में अगर मेरी डोलामाइट के साथ रिएक्शन हो रही है, इसमें मेरा 4 रहेगा। ये मेरी याद रखने वाली बात है। ठीक है, म्यू m एंड म्यू एसिड, ये वाली मेरी याद रखने वाली बात। इसी पे गेट में क्वेश्चन आया था। हम प्रैक्टिस इस वाली इक्वेशन में करते ज़्यादा, पर गेट ने 2020 में इस वाली इक्वेशन पूछ लिया था, मेरा डिसॉल्विंग पावर पूछ ली थी। तो ये मेरी ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर हुई। अब इसके आगे आती है मेरी एक वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग। इसमें सारे टर्म्स क्लियर है ना। Ca मेरा क्लियर, Ca मेरा एसिड कितनी कंसंट्रेटेड है, एसिड मेरी कितनी कंसंट्रेटेड है, वो है Ca। ये म्यू m हो गया मेरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ म्यू एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। ठीक है, तो अब मेरा मैं पढ़ूंगा Ca मेरा एसिड कंसंट्रेशन। अब इसके बाद एक और आता है मेरा वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर, वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर। अच्छा, इसके यूनिट्स जो होंगे मेरे, इसके यूनिट्स होंगे मेरे बीटा इजिकल टू मेरा कितना, ये ग्रेविमेट्रिक है ना, तो मेरा वेट में ही जा रहा है, एलबीएम ऑफ मिनरल डिवाइड बाय एलबीएम ऑफ, है तो एक तरह से एसिड क्योंकि पाउंड्स अपॉन पाउंड्स है, पर
डायमेंशन लेस भी कैसे बन रहा है, तो एल्बियम ऑफ मिनरल, MIN मतलब मिनरल है, मिनरल, एल्बियम ऑफ एसिड, ठीक है, डायमेंशन लेस। ये भी मेरा डायमेंशन लेस है, पर इसकी अगर मैं यूनिट्स डिफाइन करूंगा, ये क्या, वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर मैं एक्स से डोनेट करता हूँ, एक्स से ये होती है मेरी बीटा मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ एसिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मिनरल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एसिड और डेंसिटी ऑफ मिनरल मेरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और बीटा मेरी डायमेंशनल लेस। तो ये मेरा ये वाला भी टर्म वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर मेरी किसके इक्वल हुई, बीटा मेरा ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर इनटू डेंसिटी ऑफ एसिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मिनरल। इसमें मेरा एसिड डिनोमिनेटर में था, इसमें मेरा न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो इसकी भी मेरी यूनिट्स हो जाएंगी फीट क्यूब ऑफ मिनरल डिवाइड बाय फीट क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप यूनिट्स देखोगे तो इसके यही होगा, है डायमेंशन लेस फीट क्यूब ऑफ एसिड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे मेरा गेट ने इस साल क्वेश्चन पूछा है, गेट 2017 पता नहीं 18 में, उसमें गिवन था, ये वाला गिवन था x इक्वल टू इतना है। तो आप आगे बताइए, आगे इसके आगे और फॉर्मूले आते हैं वो बताइए उसको। इस बार उसने ये कैलकुलेट करवाया था, ठीक है, कि वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर कितनी है, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे हम, ठीक है। तो अब वो बोलता है ये मेरी दो पावर्स हो गई, ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर, वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर। अब वो बोलता है कि मेरा कितना वॉल्यूम ऑफ प्री फ्लश, अब रब कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ प्री फ्लश रिक्वायर होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ प्री फ्लश रिक्वायर्ड होगा। सीए मेरा बेसिकली कितना रहता है, अगर मेरी 15% HCl रहती है ना मेरी प्री फ्लश में, अगर मैं 15%, वो तो स्टैंडर्ड है मेरा, फील्ड में मेरी चेंज हो जाती है, तो सीए भी चेंज हो जाता है, 0.15 हो जाएगा वहाँ पे, जो मेरी यहाँ पे बीटा मैट्रिक में मैंने सीए लिखा था ना, बीटा इज इक्वल टू सीए म्यू एम मोलिकुलर वेट ऑफ एम अपॉन म्यू एसिड मोलिकुलर वेट ऑफ, ये मेरा 0.15, ठीक है, ओके। अब वो पूछता है मेरा एसिड का वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्री फ्लश, उसमें हम प्री फ्लश का एसिड ही कर रहे हैं। तो ये होता है मेरा कितना मिनरल मेरे को डिसॉल्व करना है, क्योंकि मेरी तो यहीं पे जा रही है ना, प्लस कितना पोर है, पोर वॉल्यूम, क्योंकि फॉर्मेशन में मेरा पोर वॉल्यूम में लॉस होगा, और कितना मिनरल मेरे को डिसॉल्व करना है, प्लस Vm अपॉन एक्स, यानी कि मेरा जितना रिएक्ट करेगी एसिड, Vm अपॉन एक्स, Vm प्लस Vp प्लस Vm अपॉन एक्स, ठीक है, सिंपल। ये मेरे को वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड होती है, इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, Vm प्लस Vp प्लस Vm अपॉन एक्स, ओके। अब देखो मेरा V क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिनरल। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिनरल, सिंपल सी बात है, जितनी दूर तक मेरी R एसिड गई होगी, इतनी दूर तक का वॉल्यूम मेरे को, ये सिलेंड्रिकल रिजर्वोयर मान रहा हूं मैं, तो पाई R, सिंपल सी बात है, R एसिड का स्क्वायर माइनस RW का स्क्वायर, ये फॉर्मेशन का आ गया मेरे पे टॉप व्यू से एरिया, 1 माइनस 5, क्योंकि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मिनरल, तो 5 क्या है मेरी पोरोसिटी, तो 1 माइनस 5 मेरा क्या बचेगा, मिनरल बचेगा। और मिनरल भी कौन सा, मेरे को कैल्साइट चाहिए सिर्फ, और बाकी कोई मिनरल नहीं चाहिए, तो कैल्साइट वाला यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना मल्टीप्लाई करूँगा एक फैक्टर से Cm, जैसे उसमें Ca था ना, Ca यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, Cm यानी मेरा कितना परसेंट मिनरल है, कितना परसेंट है, तो ये मेरा Vm का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूले आप अलग अलग लाइन में जितने भी लिखवा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लाइन में लिखते रहना, ठीक है। R एसिड मेरे किस, ये मेरा एरिया मल्टीप्लाई करा है, एरिया के इसके साथ एक और टर्म मल्टीप्लाई हुआ, हाइट H, पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि मैं इसको, इसकी जो यूनिट से ले रहा हूं ना, फीट क्यूब ऑफ एसिड पर फीट ऑफ पेजोम, यानी मैं H जो है ना, H इक्वल टू 1 मान रहा हूं, जो हाइट है, पर क्योंकि पर ले लिया ना मैंने, H इज इक्वल टू 1 पर। अब जितनी भी मेरे को एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, अगर पेपर में पूछता है, अगर वो पेपर में पर ही पूछता है तो यही आंसर देना,
पर अगर पर नहीं पूछा उसने, हाइट ऑफ पेज ऑन दे दी ना, तो मल्टीप्लाई बाय एच करना है। ये याद रखना है, ये वाली चीज़ याद रखनी है। इसकी यूनिट्स देखो, इसकी यूनिट आएंगे फीट क्यूब ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, फीट क्यूब ऑफ पेज। इसकी एरिया वाली यूनिट्स हैं, पर एच को मैंने 1 ले लिया तो पर फीट ऑफ पेज ऑन। ठीक है, वीएम पता लग गया। एक्स क्या थी मेरी, वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर, जो मैंने देख ली। वीपी मेरा पोर वॉल्यूम। ठीक है, एक और चीज, ये जो मेरा आर एसिड रहेगा ना, ये फीट में रहेगा। ये दोनों आरडब्ल्यू भी मेरा फीट में रहेगा, रेडियस ऑफ वेलबोर और रेडियस ऑफ एसिड, यानी कितनी एसिड तक जा रही है। तब ये मेरा फीट स्क्वायर, H1 है तो फीट क्यूब, पर फीट पे जो है ना तो फीट क्यूब, 1 माइनस FIOC है, फीट में रहेंगे दोनों यूनिट्स। ठीक है, तभी फीट क्यूब बन रहा है। तो पोर वॉल्यूम पाई, इसमें भी मेरा आर एसिड और RW मेरा फीट में है, यही होगा ना मेरा पोर वॉल्यूम पाई पर फीट क्यूब पर पेज। ठीक है, वो ये फीट क्यूब ऑफ एसिड पर फीट ऑफ पेज ऑन, फीट क्यूब ऑफ एसिड, यानी H को मैंने 1 माना है, जो पेज पर फीट पेज ऑन, PZ पेज ऑन। तो ये मेरा VP का फॉर्मूला हो गया। ये दोनों अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन आया था गेट 2018 या 17 में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा सैंडस्टोन का था कि सैंडस्टोन में मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मेरी जो प्री फ्लश एसिड प्री फ्लश में मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वॉल्यूम इसमें सब इंपॉर्टेंट था, ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, और उसके बाद ये वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट था मेरा कि मेरे को कितनी एसिड रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कार्बोनेट, ऐसे ही मेरे जो कार्बोनेट एसिडाइजेशन रहती है उसका देखते हैं। जैसे अभी तो मैंने सैंडस्टोन का देखा ना, प्री फ्लश, और प्री फ्लश का मैंने क्या कैलकुलेट किया, वॉल्यूम कैलकुलेट किया। अब सिमिलरली हम देखेंगे सैंडस्टोन कार्बोनेट, जिसमें सिर्फ मेरा क्या, इसमें तो मेरा प्री फ्लश, मेन फ्लश और पोस्ट फ्लश। मेन फ्लश में मेरा HF भी जाता है, इसमें सिर्फ मेरा HCl ही जाएगा। और उसमें मैंने क्या वॉल्यूम कैलकुलेट किया था प्री फ्लश में, जिसमें HCl का सिर्फ, जिसमें जो मेरा प्री फ्लश जिसमें मेरा HCl ही अंदर पंप हो रहा था, उसके हिसाब से मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। तो उसमें CaCO3 वाली रिएक्शन देती है, CmGCl, उसके बाद मेरा HF वाली रिएक्शन आती है। तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं किया, उसका वॉल्यूम सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मेरा प्री फ्लश का वॉल्यूम कैलकुलेट करना सिलेबस में है। ठीक है, तो कार्बोनेट समझ रहे हो ना, क्लियर सी बात है, जितना पढ़ाया है बस इतना ही पढ़ना, उसके बाद मत चले जाओ। तो कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता, बेसिकली कार्बोनेट मेरी हेटेरोजेनियस रॉक रहती है। तो इसमें बेसिकली हम वर्म होल्स, या तो हम एसिड फ्रैक्चरिंग करते हैं, पर हम मैट्रिक्स एसिडाइजेशन कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स एसिडाइजेशन में वर्म होल्स होते हैं, वर्म होल्स इन द सेंस छोटे छोटे सुराख कर देता है, फॉर्मेशन में छोटे छोटे सुराख कर देता है, ताकि मेरी उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो, पोर्स बन जाए और ऑयल एंड गैस इजिली फ्लो हो जाए, जिससे मेरी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मेनली वर्म होल्स क्रिएट करता है मेरा, और इसमें डिफिकल्ट होता है थोड़ा प्रेडिक्ट करना। जैसे उसमें तो मैंने वॉल्यूम ऑफ प्री फ्लश आसानी से प्रेडिक्ट कर लिया ना, VM ग्रेविमेट्रिक डिसॉल्व, इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके कोरिलेशंस रहते हैं, कोरिलेशंस गिवन। ठीक है, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं। तो मेरा एक कोरिलेशन है, अब प्रेडिक्ट करते हैं उसका। तो पहला कोरिलेशन जो है ना मेरा, वो है डैकोर्ड्स कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली हमें पता है, हमें याद नहीं करने होते, पेपर में गिवन रहेंगे। तो मेन मेरा वॉल्यूम वाला सैंडस्टोन का इंपॉर्टेंट था, कार्बोनेट का मेरा मेनली किसका रहता है, कोरिलेशन वाला रहता है। तो इसको याद करने वाली जरूरत नहीं है, वो वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाला मेरा समझने का रहता है। ठीक है, तो डैकोर्ड्स याद नहीं करना, ये वाला कोरिलेशन है, क्योंकि इसने क्या गिवन दिया, इसने मेरा एसिड का वो वॉल्यूम दे दिया था π D2 की पावर 3 QH 1 की पावर 3 या RWHD अपॉन B NaC। NaC मेरा क्या, एसिड कैपिलरी। ठीक है, बेसिकली ये मेरे को बेसिकली कराना भी नहीं चाहिए यार, पर ये मेरा डैकोर्ड। आप क्या करोगे, कंप्यूटर असिस्टेड बुक में जाओगे अभी, और उसके बारे में कोरिलेशन के बारे में पढ़ लोगे कि ये तो मेरा कोरिलेशन है, ये तो सिंपल अगर आएगा भी तो क्या
गेट के पेपर में गिवन रहेगा। पर एसिड कैपिलरी नंबर मेरा इंपॉर्टेंट है इसमें। एसिड कैपिलरी नंबर क्या होता है? 1-5 एसिड कैपिलरी नंबर होता है मेरा। एसिड कैपिलरी नंबर होता है 5/1-5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स मेरी क्या? वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर। ठीक है, ये है मेरा NaC5, ये वाला NaC। बस डैकोड्स, इसने मेरा वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रिडिक्ट करने के लिए वाला फॉर्मूला दिया था। ठीक है, ये आप किसमें, उसमें कंप्यूटर असिस्टेड में जाओगे। और एक और था ऑन वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे। कार्बोनेट का मेरा वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इसका था सैंडस्टोन का इंपॉर्टेंट। और इसमें एसिड कैपिलरी नंबर इंपॉर्टेंट था, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। NaC = 5 मेरा क्या? पोरोसिटी 1-5 × x। ठीक है, और एक और अब वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे भी उसने सिंपल वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर पाई मेरा कितनी दूर तक एसिड जाएगी, -RW² × 5 एंड पोर वॉल्यूम, ये मेरे को गिवन रहेगा, पोर वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मेरा π या फिर रेडियस ऑफ वर्म होल, वर्म होल कितनी दूर तक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कार्बोनेट में वर्म होल ही क्रिएट होते हैं मेरे। तो वर्म होल -RW² पाई और पोर वॉल्यूम, ये भी गिवन ही रहेगा। एक तरह से मेरा पोर वॉल्यूम से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितने पोर वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। मान लो 1.5 पोर वॉल्यूम गिवन है, यानी कि 1.5 टाइम्स पोर वॉल्यूम मेरे को रिक्वायर्ड होगी एसिड। तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे, ये भी मेरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आप क्या करोगे, दोनों लिख लोगे, एक डैकोड और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, एक तरह से कॉपी में लिख लोगे, भी पता रहेगा कि हाँ होते हैं ये, सिंपल सी बात। ठीक है, एक किसी को डीप नॉलेज चाहिए तो कंप्यूटर असिस्टेड में गिवन है अच्छे से, पर गेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये हो गया मेरा कार्बोनेट। कार्बोनेट में सिंपल यही था कि वो मेन वर्म होल्स और मेरे को रिलेशन, जितना मेरे सैंडस्टोन का बड़ा था उतना इसका बड़ा नहीं था। मेन फ्लश प्री फ्लश आता है मेरा सैंडस्टोन, इसमें इतना बड़ा नहीं था। इसकी रिएक्शंस मैंने आपको बताई दी थी। तो ये मेरा मैट्रिक्स एसिडाइजेशन खत्म हुआ, यहाँ पे एसिडाइजेशन खत्म हुआ। ठीक है, इसके अलावा मैं और भी एसिड्स यूज करता हूँ। ऑर्गेनिक एसिड, ये एक्स्ट्रा एसिड है, ये मेरी एसिडाइजेशन खत्म हो चुका है। एसिडाइजेशन में बस इतना ही होता है, जो मैंने आपको बताया है कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स लेता हूँ मैं, और भी जो मेरी दूसरी एसिड्स यूज करता हूँ। ये मेरी वीक एसिड्स रहती हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड, वीक आयनाइज एंड स्लो रिएक्टिंग एसिड रहती है, एंड स्लो रिएक्टिंग। ठीक है, मेन बात इसमें जो याद रखने की है, एसिटिक एसिड क्यों पूछते हैं, एसिटिक एसिड ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि मेरी कौन सी एसिड होती है जो मेरी कोरोजन इनहिबिट होती है, यानी कोरोजन नहीं क्रिएट करती, जिसको मैं आसानी से पंप कर सकता हूँ बिना किसी करोड, मतलब मेरी ट्यूबिंग करोड हो जाएगी, केसिंग करोड हो जाएगी इसकी, वो है मेरी एसिटिक एसिड, इनहिबिट टू कोरोजन। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता किसको, मेरी ट्यूबिंग या केसिंग को। आप इसमें एसिटिक एसिड डालो और भूल जाओ, दिनों तक पड़ी रहेगी, 3, 4, 5, 6 दिन तक पड़ी रहेगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई नुकसान नहीं करेगी। इवन फॉर डेज इट कैन बी स्टोर्ड इन द वेल बोल, वेल बोल के अंदर मेरी रखी जा सकती है। मेनली किसके लिए यूज होती है, टू क्लीन परफोरेशन, परफोरेशन क्लीन। ऑर्गेनिक एसिड परफोरेशन क्लीनिंग के लिए, जब मेरी परफोरेशन ब्लॉक हो जाती है, परफोरेशन में कुछ स्केलिंग वगैरह या कुछ भी हो जाता है मेरी ब्लॉकिंग, तो इसको परफोरेशन क्लीनिंग के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, एसिटिक एसिड यूज करता हूँ। ठीक है, दूसरी है मेरी फॉर्मिक एसिड। मेनली एसिटिक एसिड मेरी क्या होती है, ऑर्गेनिक एसिड होती है, जो इन कामों के लिए यूज होती है, वीक आयनाइज एंड स्लो रिएक्टिंग, इनहिबिट टू कोरोजन, परफोरेटिंग क्लीनिंग। अब मेरी क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी मेरी वीक आयनाइज एंड स्लो रिएक्टिंग है, पर ये कोरोजन से इनहिबिट नहीं है, इस करके रेयरली यूज होती है, बहुत कम यूज होती है बस। तो ये मैंने 2 एसिड्स के बारे में एक्स्ट्रा बताया।
एसिटिक एसिड इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड के बारे में याद रखना है कि कैसे कैसे होती है, ठीक है। जैसे उसमें सैंडस्टोन वाला पार्ट प्री फ्लश वाला, सैंडस्टोन में भी प्री फ्लश वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, वैसे ही मेरा एसिटिक एसिड इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बस इतना ही था मेरा एसिडाइजेशन, यहाँ पर खत्म हो। अब मैं एक न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, उस न्यूमेरिकल के बाद आपको गेट 2018 और गेट 2020 में जो एसिडाइजेशन पे न्यूमेरिकल आया था वो लगाना है खुद से, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड इन प्री फ्लश पूछ रहा है। मेरी 15% HCl है, तो मैं इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब मैं इसमें सबसे पहले मेरे को वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को क्या होता है फॉर्मूला उसका Vm + V4 + Vm/x। तो सबसे पहले x कैलकुलेट करता हूँ। x मेरा किसके इक्वल होता है, बीटा रो ऑफ एसिड अपॉन रो ऑफ मिनरल, और बीटा किसके इक्वल होता है, Ca कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, μm मोलिकुलर वेट ऑफ m, म्यू एसिड मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड, ठीक है। अब मेरा रो सिंपल CaCO3 वाली रो क्या है, यानी कि ये वाली रिएक्शन है, CaCO3 + 2HCl will give you CaCl2 + H2O + CO2। इसमें मेरा μm क्या है, 1 है, और म्यू एसिड क्या है, 2, ठीक है। इसमें पुट करेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ मिनरल, मोलिकुलर वेट ऑफ मिनरल कितना है मेरा, मोलिकुलर वेट ऑफ मिनरल है मेरा 100, हाँ 100, और एसिड HCl का वॉल्यूम 36.5 है मेरा एसिड का वॉल्यूम, और मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड 1, इसका हाइड्रोजन का वेट रहता है, क्लोरीन का रहता है 35.5, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करके अब हम इसमें सिंपल पुट करेंगे, मेरी एसिड कितनी है 15%, जो मेरी है 15%, हाँ, तो 0.15 100 डिवाइड बाई 2 × 36.5, ये मेरा आएगा अराउंड 0.21 LBM ऑफ मिनरल, इसकी यूनिट्स क्या रहेंगी, LBM ऑफ मिनरल डिवाइड बाई LBM ऑफ एसिड, ठीक है। बेसिकली डायमेंशनलेस, क्योंकि पाउंड से पाउंड कैंसिल हो जाता है। तो मेरा x कितना आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा, इसके बाद x 0.21 डेंसिटी ऑफ एसिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड गिवन है, तो मैं इसको ले लूंगा 1.07, और डेंसिटी ऑफ मिनरल गिवन है पाउंड्स पर फीट क्यूब में 169, तो ये दोनों पाउंड्स पर फीट क्यूब में होने चाहिए। इसको पाउंड्स पर फीट क्यूब में मल्टीप्लाई 62.4 वाटर की डेंसिटी से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी किस में आ जाएगा, पाउंड्स पर फीट क्यूब में आ जाएगा। तो मेरा x किस में आ गया, पहले मैंने ये कैलकुलेट किया, दूसरे नंबर पे ये कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मैं x यानी कि वॉल्यूमेट्रिक डिसॉल्विंग पावर आ गई मेरी 0.082 फीट क्यूब ऑफ मिनरल डिवाइड बाय फीट क्यूब ऑफ एसिड, 15% एसिड, हाँ। अब मेरे को x पता लग गया, ये पता लग गया, अब मेरे को Vm Vp और Vm निकालना है, मतलब Vm और Vp निकालना है, Vm तो वो सेम ही है, ठीक है। ये मेरा x हो गया, सिंपल पोर वॉल्यूम। अब वो बोल रहा है मेरा डिस्टेंस फ्रॉम वेलबोर बोल रहा है 1 फीट तक मेरी एसिड गई है, पर मैं किससे लेता हूँ, मेरा वेलबोर के सेंटर से लेता हूँ, तो ये है मेरा वेलबोर रेडियस 0.328, तो मेरा RA कितना हो जाएगा, R एसिड कितना हो जाएगा, ये याद रखना। ये छोटी छोटी गलतियाँ इन्हें गेट में दबा देती हैं, बच्चे डायरेक्ट 1 कर देते हैं। इस साल क्वेश्चन आया था स्किन कैलकुलेट करने का, उसमें भी यही बोला था कि वेलबोर के सरफेस से 1 फीट पीछे की तरफ है, तो उसमें रेडियस ऑफ वेलबोर हमेशा ऐड होगा। इसमें छोटी छोटी गलतियों में बच्चे रैंक गिरा देते हैं अपनी, बिल्कुल छोटी छोटी यही चीज़ होती है, छोटी छोटी गलतियाँ ही देखनी होती है हमें, बिल्कुल यूनिट्स में गलतियाँ कर देंगे। अभी फीट में है ना, तो फीट में की जगह इंच में डाल देंगे। पर ये मेरा क्या हुआ, R एसिड माइनस RW²। x की वैल्यू अपनी नोटबुक में लिख के रखना, ठीक है, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। तो V एसिड हो गया मेरा इतना, एसिड है तो सॉरी V4 कैलकुलेट कर रहा हूँ, पोर यानी पोरोसिटी से मल्टीप्लाई, पोरोसिटी मेरी कितनी गिवन है,
पोरोसिटी है मेरी 0.2। 0.2 गिवन है। तो जो मेरी वॉल्यूम ऑफ एसिड आएगा वो एक सेकेंड, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मेरा आ रहा है 1.328 का स्क्वायर माइनस 0.328 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.2 1.04। कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई कर लेना। 1.04 फीट क्यूब ऑफ एसिड पर फीट पेज हो, ठीक है। इसकी यूनिट एक और बार देख लेता हूँ मैं। 1.328 का स्क्वायर माइनस 0.328 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.2, हाँ 1.04 आ रहा है, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लेना। और Vm, मेरा Vm कितना होगा? Vm होगा मेरा पाई 1.328 का स्क्वायर माइनस 0.328 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.2 1 माइनस 5 जैसे फॉर्मूले में था, तो 0.8 और मेरा क्या Cm यानी कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल वो गिवन है मेरे को 0.1 गिवन है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये मेरी आ जाएगी 1.328 का स्क्वायर माइनस 0.328 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.416 फीट क्यूब ऑफ एसिड पर फीट ऑफ पेज। फीट क्यूब ऑफ एसिड पर फीट ऑफ पेज, ये सब हम इसमें पुट करेंगे अब, ठीक है। ये सब हम अब ऊपर वाले में पुट करेंगे वी एसिड निकालने के लिए। तो मेरा Vm कितना आ रहा है 0.416, ये पोर वॉल्यूम था मेरा 1.04 प्लस Vm 0.416, और जो मैंने x यहाँ पे कैलकुलेट किया था 0.082 था। 0.082 अगर कॉपी में देखोगे, हाँ 0.082, ये मेरा क्या वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना आएगा? ये आएगा अराउंड 6.48 फीट क्यूब ऑफ एसिड। एसिड कौन सी? 50% एसिड पर फीट ऑफ पेजों। फीट क्यूब ऑफ एसिड पर फीट ऑफ पेजों, सिंपल। ये मेरा क्या एक्स की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी है, ओके। सिंपल सा पुट करके निकाल देना। ये मेरा न्यूमेरिक। तो मैंने इसमें अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊं, अगर मैं क्या क्या कैलकुलेट किया एट देन, तो मेरा ये आंसर है जो मेरे को कैलकुलेट करना था वी एसिड, ठीक है। क्वेश्चन हुआ मेरा यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊं पूरा क्लियर होने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, मैंने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैंने बीटा कैलकुलेट किया जो कि था मेरा ये। इसके बाद मैंने क्या कैलकुलेट किया? एक्स, जो कि था मेरा क्या बीटा इंटू डेंसिटी ऑफ एसिड अपॉन डेंसिटी ऑफ मिनरल, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कैलकुलेट किया? अपना वी एसिड, ये कैलकुलेट किया। ये बस मेरा सिंपल सा फ्लो चार्ट था। ये 3 स्टेप किया मैंने न्यूमेरिकल में पूरे, ठीक है। ये वाला इन दो स्टेप्स पे ये 2020 में क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैंने अभी सॉल्व कराया, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना था। पर मैंने CO3 के लिए सॉल्व कराया, उसमें CO3 ट्वाइस के लिए पूछा था, तो उसमें ये वाली वैल्यू बदल जाएगी, 4 हो जाएगी, जो मेरा गेट 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये मेरा गेट 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ एसिड, उसमें क्या गिवन था, उसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दे दी थी और वॉल्यूम ऑफ एसिड पूछा था। तो इस न्यूमेरिकल में मैंने वो सारा कवर कर दिया, एक तरह से दोनों न्यूमेरिकल कवर कर दिए जो गेट में पूछे थे। इतना मेरे को हो गया क्लियर। तो यही थी मेरी एसिडाइजेशन यहीं पे इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बाकी इतना ही था। स्किन वगैरह नेगेटिव वो कैलकुलेट करने का आ सकता है फॉर्मूला, बाकी यही था आपका एसिडाइजेशन में, मैट्रिक्स एसिडाइजेशन में इतने ही रहते हैं नोट्स। यही मेरे नोट्स थे जो मैंने आपको पढ़ाया, इतना ही मैंने अपने टाइम में प्रिपरेशन में पढ़ा था। तो मैट्रिक्स एसिडाइजेशन मेरा यहाँ पर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अब यहाँ पे एसिडाइजेशन मेरा ये वाला टॉपिक भी खत्म हुआ। ठीक है, थैंक यू।